गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आ गया हूँ। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ न्यू विज़न क्लासेस। आज मैं ग्रेविटेशन का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। पार्ट 1 हमने इससे पहले वाले वीडियो पे डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए इसका। तो आज जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रस्ट, प्रेशर और आर्किमेड्स प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक, दैट इज़ थ्रस्ट एंड प्रेशर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट होता क्या है? सबसे पहला चीज़ यही हमारे दिमाग में आता है कि ये थ्रस्ट होता क्या है। व्हाट इज़ थ्रस्ट? तो अगर मैंने बोला कि एक सरफेस है, सपोज करिए मेरे पास ये एक सरफेस है और हमने क्या किया, इस पर जो फोर्स लगा, फोर्स तो वैसे कहीं से भी लग सकता है सरफेस का, यहाँ से भी लग सकता है, 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 यहाँ भी लग सकता है। फोर्स कहीं भी लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। लेकिन जो थ्रस्ट होता है वो एक्चुअल क्या होता है ना, वो होता है हमारा जो परपेंडिकुलरली सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। उसे हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। जैसे हम लोग कोई दीवार पर कांटी ठोकते हैं या किल ठोकते हैं, तो जो हैमर का और किल का जो सरफेस पर हमारा जो फोर्स लगता है वो कैसा है, 90 डिग्री बना रहा है। अगर आप लोग गौर करिएगा तो हमारा जो किल होता है और जो हैमर का सरफेस है वो दोनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा है। मतलब वैसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर हो सरफेस का, उसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। उसे हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ एक बार कलर इसका। हाँ, तो जैसे मान के चलिए अगर एक सरफेस है ये वाला और इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ये फोर्स है हमारा, ये हमारा फोर्स है। तो जो परपेंडिकुलर देखिए 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये सरफेस का, तो जो फोर्स लग रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कुछ एप्लीकेशंस है, थ्रस्ट का कुछ एग्जांपल्स है, देख सकते हैं। तो थ्रस्ट जो है बेसिकली किस पर डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है एरिया पे, कि हम कितने एरिया पे क्या लगा रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट्स एक्ट्स। ये ध्यान रखिएगा, थ्रस्ट जो डिपेंड करेगा वो एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कहें कि अगर एरिया लार्ज हुआ, हमारा सरफेस एरिया बहुत लार्ज हुआ, तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट जो होगा वो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और अगर सरफेस एरिया कम होता है तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ज़्यादा हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। थ्रस्ट सेम होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, सेम फोर्स लगेगा लेकिन उसका इफेक्ट अलग अलग देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो थ्रस्ट मेनली किस पर डिपेंड करता है, थ्रस्ट मेनली डिपेंड करता है हमारे एरिया पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स है थ्रस्ट का। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, आई थिंक हम लोगों ने इसमें शायद प्रेशर नहीं दिया हुआ है आप लोग का, या यू राइट। हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रेशर होता है ये वो नहीं दिया हुआ है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, डोंट वरी। प्रेशर होता क्या है, जैसे थ्रस्ट हमने बताया एरिया पे डिपेंड करता है, उसी तरह जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो होता क्या है ना, दैट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट
पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को, जिसको हम लोग P इक्वल्स टू एफ अपॉन, क्योंकि थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट का ऐसा यूनिट भी न्यूटन ही है, तो थ्रस्ट भी क्या है? एक फोर्स है। चूंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है इसीलिए इसका नाम हमने थ्रस्ट रखा है। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाता है? दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो हम लोग ने देखा कि प्रेशर जो होते हैं वो थ्रस्ट और एरिया पे दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एरिया ज़्यादा, प्रेशर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रस्ट का। प्रेशर किसका प्रोपोर्शनल है? थ्रस्ट का। लेकिन प्रेशर प्रोपोर्शनल है थ्रस्ट का डायरेक्टली, और किसका है प्रोपोर्शनल? ना प्रेशर हमारा एरिया का प्रोपोर्शनल है। अगर देखा जाए तो प्रेशर हमारा एरिया का प्रोपोर्शनल है। जैसे प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर कम लगेगा तो ऑब्वियसली बात है थ्रस्ट भी कम लगेगा। इनके कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो बैग के स्ट्रैप्स होते हैं हमारे स्कूल बैग्स के, वो ब्रॉडेड होते हैं ताकि जो प्रेशर है, जो परपेंडिकुलर थ्रस्ट, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वेट के कारण बैग का, वो कम लगे। उसके बाद ज़रा आप देखिएगा कि अगर हिल जो होते हैं, शूज़ के जो हिल्स होते हैं, अगर वो बहुत कॉनिकल हुए तो उसमें प्रेशर पैर में बहुत पड़ता है। ये भी एक होता है, हिल अगर कॉनिकल हुआ शूज़ का तो प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज़्यादा होगा, बिकॉज प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये बात हो गया। तो सर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर भी बता ही दीजिए। तो मैं बता देता हूँ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हम लोग जनरली जानते हैं पैस्कल होता है। एसआई यूनिट जो होते हैं, एसआई यूनिट, सॉरी ये मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, एसआई यूनिट जो होते हैं, एसआई यूनिट प्रेशर का पास्कल होता है। ठीक है, हम लोग इसको पीए से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ हम लोग ये देख सकते हैं, एसआई यूनिट तो पास्कल होता है लेकिन हम लोग इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग सीजीएस में बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें एरिया दिया गया, हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो सेम फोर्स, देखिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि मास ऑफ द वुडन ब्लॉक दिया गया है 5 kg है, डायमेंशन इतना दिया गया है उसका, तो वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक क्या होगा? m/g। तो एरिया भी दिया गया है, तो एरिया इतना है तो प्रेशर इतना लगेगा। यही सेम ब्लॉक को अगर हमने साइड ऑफ द डायमेंशन से मेज़र किया, जैसे सपोज करिए इसको ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई बॉक्स, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स, अगर एक बॉक्स आपका ऐसे रखा हुआ है, सपोज दैट ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, एक्सक्यूज मी, हाँ, ये एक बॉक्स है, और एक बॉक्स को हमने कैसा रखा ना, ऐसा रखा। एक बॉक्स मेरा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो सेम फोर्स हमने लगाया, लेकिन एरिया को क्या किया हमने? चेंज कर दिया। इसमें ज़्यादा एरिया आ रहा है, इसमें कम एरिया आ रहा है। तो किस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इस वाले बॉक्स में या इस वाले बॉक्स में? तो ऑब्वियसली एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें। सेम फोर्स लगेगा लेकिन लार्ज प्रेशर लगेगा किस पर? 1 वाले बॉक्स पे लगेगा, और सेम फोर्स के लिए जो कम प्रेशर है वो 2 वाले बॉक्स पे लगेगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा बढ़ा दिया है हमने। तो व्हेन वी इंक्रीज द एरिया द प्रेशर विल बी डिक्रीज, एंड व्हेन वी डिक्रीज द एरिया द प्रेशर विल बी इंक्रीज। ओके, तो ये हमारा प्रेशर एंड थ्रस्ट का कंसेप्ट है।
तो देखिए अ कैमल, इसमें कुछ एप्लीकेशंस है जो मैंने दिया है कि अ कैमल कैन रन इजीली इन डेजर्ट ड्यू टू इट्स वाइड पैडेड फीट। वाइड पैडेड फीट के कारण जो ऊँट है वो डेजर्ट एरिया में अपने लार्ज वेट को कैरी करते हुए भी वो बिना बहुत कम प्रेशर में वो सैंड में चल लेता है, क्योंकि उसका फीट जो होता है, जो तलवा होता है पैर का, वो काफ़ी चौड़ा होता है। नेक्स्ट है एन आर्मी टैंक रेस्ट अपॉन अ कंटिन्यूअस चेन। आर्मी टैंक में हमेशा देखिएगा जो आर्मी के टैंक होते हैं, वॉर टैंक, उसमें कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, जो देखिए सेकंड वाले पिक्चर में दिखाया गया है। कुछ इस तरीके का कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, ये वाला, ये, ताकि एरिया ज़्यादा रहे, प्रेशर कम लगे, इसीलिए सॉफ्ट टेरेन में भी, चढ़ाई में भी ये चढ़ जाते हैं। ट्रक एंड बसेस के टायर वाइड होते हैं क्योंकि उनका लोड ज़्यादा रहता है ना। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस है, इसको आप लोग पढ़िएगा। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी तक हमने क्या देखा कि प्रेशर जो है वो सॉलिड में लग रहा था। अभी तक हमने देखा कि इस प्रेशर जो है वो सॉलिड में लग रहा है। नाउ हम लोग देखेंगे कि प्रेशर फ्लूइड्स में कैसे इंक्रीज हो, मतलब एग्जर्ट होते हैं, सॉरी, एग्जर्ट प्रेशर जो है वो फ्लूइड में कैसे एग्जर्ट करते हैं। फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स देखिए एक ऐसा स्टेट है जो टेंडेंसी है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो। व्हाट इज फ्लूइड्स? तो फ्लूइड्स इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो। जो फ्लो करने का जिनमें टेंडेंसी हो उनको बोलते हैं फ्लूइड्स। तो जितने भी लिक्विड्स और गैसियस है इनको हम लोग ट्रीट करते हैं फ्लूइड्स में। हम लोग जनरली जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो सॉलिड होते हैं उनमें सिर्फ प्रेशर उनकी वेट की वजह से लगता है, उनके सरफेस की वेट की वजह से लगता है सॉलिड पे। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, ये वाला एक बॉक्स हमने बना दिया, तो इस बॉक्स में जो इसका प्रेशर लगेगा सिर्फ इन सरफेस की वजह से लगेगा, ना कि इनके टोटल लैटरल फेसेस के लिए लगेंगे। ओनली ये टॉप एंड बॉटम के कारण लगेगा, इन सरफेस के कारण लगेगा, जिनके कारण इनका वेट है। लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं है, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूं कि लिक्विड क्या करता है ना, लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, चाहे वो बेस हो या वॉल हो कंटेनर का। अगर मैंने एक लिक्विड को, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है मेरा, दिस इज द कंटेनर, और हमने इस पर कुछ लिक्विड रखा हुआ है, तो जो प्रेशर लगेगा वो अपवर्ड में भी लगेगा, डाउनवर्ड में भी लगेगा, और इनके वॉल में भी प्रेशर लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, इस वॉल में भी प्रेशर लगेगा, इनके टॉप बॉटम में भी प्रेशर लगेगा। देयरफॉर वी से दैट ए फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इन विच दे आर एनक्लोज्ड। ध्यान रखिएगा, फ्लूइड जो है वो हमेशा एक्सर्ट करेगा प्रेशर को हर डायरेक्शन से जिनमें वो केप्ट क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड रहेंगे। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, ये जो कंसेप्ट आता है आप लोग का, वो कंसेप्ट है, देखिए थर्ड पॉइंट, कि द प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ द फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अनडिमिनिश्ड का मतलब इक्वल। अगर कोई कन्फाइंड लिक्विड है, कोई बंद लिक्विड है, तो इनमें जो प्रेशर लगेगा हर डायरेक्शन में वो सेम होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग पैस्कल लॉ बोलते हैं। दिस इज पैस्कल्स लॉ, दिस इज पैस्कल्स लॉ। ये जो थर्ड पॉइंट है ये हमारा पैस्कल्स लॉ है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको पैस्कल्स लॉ बोलते हैं हम लोग। कैसे होता है ये मैं दिखा देना चाहता हूं आप लोग को। सी दिस, देखिए इसमें कि अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास एक लिक्विड है जो कन्फाइंड है इस जार में, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि इस जार के पाइप से
यहाँ पे मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया है इस जार में हर जगह से, और इस पर हमने क्या किया ना, एक पिस्टन जोड़ दिए है। दिस इज द पिस्टन, मैंने एक पिस्टन जोड़ दिया इसमें। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज्ड कर दूंगा सारे तरफ से, ठीक है, इसको मैंने क्लोज्ड कर दिया। अब जैसे मैं इन पिस्टन पर प्रेशर लगाऊंगा तो ये सारे के सारे लिक्विड क्या होंगे, अगर मैं यहाँ पे पी प्रेशर लगाता हूँ, सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ पे पी प्रेशर लगाता हूँ तो इन पर भी जो प्रेशर आएगा इन कॉलम्स पे वो पी ही आएगा। यही चीज़ ये थर्ड पॉइंट कहता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डिरेक्शन। अनडिमिनिश्ड मतलब इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डिरेक्शन में। इसी को हम लोग बोलते हैं पैस्कल लॉ। दिस इज अ पैस्कल लॉ जो है ये फ्लूइड प्रेशर में ही एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बायंसी। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो लिक्विड प्रेशर, जैसे हम लोगों ने सॉलिड प्रेशर पढ़ा कि थ्रस्ट बाय एरिया होता है, उसी तरह जो लिक्विड प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल जो लिक्विड प्रेशर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। जी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच आप लोगों को पता है डेप्थ होता है या हाइट। एच क्या होगा, डेप्थ या हाइट, इसका ये फॉर्मूला होता है दैट इज रो जी एच। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो लिक्विड प्रेशर होता है वो जनरली क्या होते हैं ना, डेप्थ पे डिपेंड करते हैं और डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमारे सरफेस पे कांस्टेंट रहता है। तो ये जनरली डेप्थ पे डिपेंड करते हैं। जिसका हाइट ज़्यादा होगा, डेप्थ ज़्यादा होगा, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सपोज करिए कि अगर आपके पास एक लिक्विड है, सपोज करिए दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, इस पर भी एक सेम लिक्विड है, और हमने क्या किया, इस जगह पर होल कर दिया, इस पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट पर हमने होल कर दिया और इस पॉइंट पे होल करें, तो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा लोअर में है, तो पानी ज़्यादा हाई वेलोसिटी से नीचे जाएगा। पानी जो फ्लो होगा इसमें बहुत हाई स्पीड से होगा, हाई स्पीड से होगा, जबकि यहाँ पर लो स्पीड से होगा, क्योंकि डेप्थ कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ डेप्थ ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। इसीलिए पानी के टंकी जो होते हैं हमेशा हाइट पे लगाया जाता है, ताकि पानी जो नल से है वो हाई प्रेशर पे आए, ठीक है। और डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जिस लिक्विड का डेंसिटी कम होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, दैट इज द बायंसी। ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड का। बायंसी क्या है, एक प्रॉपर्टी है लिक्विड का, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बायंसी होता क्या है, इस बायंसी को ही हम लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, इस बायंसी को भी हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। इसका एक अलग नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते, अपथ्रस्ट। ये फ्लूइड ही टेंडेंसी शो करता है बायंसी का। तो बायंसी का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी फ्लूइड में रखते हैं, किसी फ्लूइड या किसी लिक्विड पे या किसी फ्लूइड पे रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होता है कि या तो वो फ्लोट करेगा और या तो वो सिंक करेगा, या तो वो डूब जाएगा या तो वो तैरेगा, या तो वो फ्लोट करेगा या तो वो सिंक करेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पानी के अंदर डाला है, और हमने देखा कि जिसको हमने अगर डाउनवर्ड फोर्स से इसको नीचे कर दिया तो कुछ देर बाद एक अपवर्ड फोर्स लगेगा इस पर। जैसे सपोज करिए
कि अगर हमने यहाँ पर एक पानी का जार है और इस पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे डाल दिया और इस पर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया, हम देखेंगे कुछ देर बाद ये क्या होगा, मतलब तुरंत ही, कुछ देर बाद भी नहीं, सडनली ये क्या होगा ना, ऊपर आने लगेगा। मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इसने क्या किया, एक अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट किया। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इसने एक अपवर्ड फोर्स से एग्जर्ट किया, जिसको कारण ये क्या हुआ ना, ये ऊपर आ गया। और इसी अपवर्ड फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं बायंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, ओके, और एनी अदर फ्लूइड्स। ठीक है, तो बात को ध्यान में रखिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? द ग्रेविटेशनल पुल फोर्स पुल द बॉटल डाउनवर्ड वाइल द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड बाइंड फोर्स। ध्यान रखिए, वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड बाइंड फोर्स पुशिंग द बॉटल अप। ठीक है, so the bind force is greater than the weight of the bottle and the bottle rises when released। इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर बॉडी का वेट ज्यादा हो गया बाइंड फोर्स से तो बॉडी डूब जाएगा, और बॉडी का वेट अगर कम हो गया तो बॉडी फ्लोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो अगर हमको बॉडी को फुल्ली इमर्स रखना है तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डाउनवर्ड फोर्स है हमारा, वो बिल्कुल इक्वल हो जाए उस अपवर्ड बायंट फोर्स का, जिसके कारण जो दोनों का डिफरेंस होगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। मतलब मेरी बात को समझिए कि अगर हमको बॉडी को फ्लोट होने नहीं देना है, फुल्ली इमर्स रखना है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ग्रेविटी, वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बायंट फोर्स, दैट इज एफ वी, दैट इज एफ जी इज इक्वल टू बायंट फोर्स के बराबर होगा, तो ही ये बॉडी फुल्ली इमर्स्ड हो जाएगा। ध्यान में रखिए, अगर ऐसा ना हुआ तो या तो बॉडी ऊपर आ जाएगा या तो बॉडी नीचे डूब जाएगा। ठीक है, तो द अपवर्ड फोर्स, देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, द अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid on an immersed object is called upthrust or buoyant force. This makes the object feel lighter and helps it float. जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर जाता है या किसी लिक्विड के अंदर जाता है तो वो बॉडी हल्का होने लगता है। क्यों? बिकॉज उसका वेट रिड्यूस्ड हो जाता है इस बायंट फोर्स के कारण। तो कोई भी बॉडी अगर मान के चलिए लिक्विड के अंदर जा रहा है, फ्लूइड के अंदर जा रहा है, तो उसका वेट हल्का हो जाता है ड्यू टू बायंट फोर्स का। जैसे स्विमिंग इन अ पूल मेक्स द बॉडी फील लाइटर। स्विमिंग पूल में जो स्विमर्स होते हैं, जो स्विम करते हैं, उनका बॉडी काफ़ी हल्का लगने लगता है पानी के अंदर। जैसे एक बकेट ऑफ वाटर फील लाइटर अंडर वाटर बट हेवियर व्हेन इट लिफ्टेड आउट। जब हम लोग पानी लेते हैं, जैसे वेल वगैरह से जो पानी लेते हैं, कुआं वगैरह से, तो बाल्टी बहुत भारी लगता है जब पानी ऊपर की ओर आता है, जब हम लोग इसको खींचते हैं। लेकिन जब ये नीचे जाता है पानी, ये बहुत हल्का हो जाता है बाल्टी। पानी के नीचे जब जाता है तो ये बाल्टी बहुत हल्का हो जाता है। जैसे शिप होते हैं जो आयरन और स्टील के, ये फ्लोट्स करते हैं पानी में, जबकि इनका डेंसिटी काफ़ी हाई होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है। इनका जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, जिनके का इस तरीके का बॉडी होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के कारण इन पर जो बाइंड फोर्स है ये एक्ट करता है और इनका वेट हल्का होने के हो जाता है पानी के अंदर, इसीलिए ये ऊपर फ्लोट करते हैं। क्लियर? अब यहां पर बात आता है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो हमने ये बात आप लोगों से कह दिया कि जो फ्लूइड प्रेशर है वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और डेप्थ पे डिपेंड करेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि डेंसिटी जो होगा, जिसका ज़्यादा होगा उस फ्लूइड से, तो वो डूब जाएगा, और जिसका हल्का होगा, जिसका कम होगा, वो तैरेगा। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने लिया कि एक नेल है और एक कॉर्क है। कील को हमने गिराया तो कील डूब गया, लेकिन सेम मास का वो कॉर्क क्या हुआ? वो
तैरने लगा क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। ठीक है, तो अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा और कम होगा तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है, जैसे द ऑब्जेक्ट्स विथ लोअर डेंसिटी देन अ लिक्विड फ्लोट, जिसका डेंसिटी कम होगा वो फ्लोट करेगा, वाइल द ग्रेटर डेंसिटी वो सिंक कर जाएगा। लेकिन शिप का डेंसिटी अभी हमने जो बताया, शिप तो आयरन या स्टील का बना रहता है, लेकिन उसका फिर भी वो वाटर में उसका डेंसिटी कम हो जाता है क्योंकि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेस कर देता है। कोई भी पानी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर है तो वो जितना पानी को डिस्प्लेस कर देगा उसका भार उतना हल्का हो जाएगा। पानी को जितना वो डिस्प्लेस करेगा, और वो पानी को डिस्प्लेस तभी कर पाएगा शिप अगर उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी हुआ। इसीलिए शिप हो या एरोप्लेन हो, इनका बॉडी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। अ मेटल शीट सिंक बिकॉज इट्स हायर डेंसिटी डिस्प्लेस लेस वाटर। पानी को डिस्प्लेस जितना कम करेगा वो उतना डूबता जाएगा, और पानी को डिस्प्लेस जितना ज़्यादा करेगा वो तैरता जाएगा। इसीलिए एक स्विमर सबसे ज़्यादा अच्छे से स्विम कर सकता है, लेकिन जिसको स्विमिंग नहीं आता है वो पानी में डूब जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर ही एक चीज़ आ जाता है कि ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, इस पर एक कंसेप्ट आता है जिसको एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था आर्किमेड्स। उन्हीं पर एक प्रिंसिपल है, आर्किमेड्स प्रिंसिपल। आर्किमेड्स प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर एक बॉडी इमर्स्ड हो रहा है लिक्विड पर, फ्लूइड पर, पार्शियली या फुल्ली, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स तो लगेगा, लेकिन वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा ना, जितना उस बॉडी के कारण फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है। उस अपवर्ड फोर्स को अगर हमको कैलकुलेट करना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही जो आपको डायग्राम दिख रहा है कि इस पत्थर को रस्सी से बांध के पानी के अंदर फेंका जा रहा है। जब पानी के अंदर इसको डाला गया तो इसकी वेट की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ, जितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ वही इस अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। मतलब सिंपल बात करें कि जो बाइंड फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना डिस्प्लेस करेगा वो उसके बाइंड फोर्स के बराबर होगा। तो दैट इज योर आर्किमेड्स प्रिंसिपल। इसी को हम लोग आर्किमेड्स प्रिंसिपल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बहुत क्लियर है कि जब शुरुआत में इसे पानी में नहीं डाला गया था तो ये थ्रेड काफ़ी इलोंगेट था क्योंकि पत्थर का वेट उस पर लग रहा था, जिसके कारण ये इलोंगेट होता जा रहा था। जैसे हमने पानी में इसको डाल दिया तो इलोंगेशन डिक्रीज हो गया इसका। सेकेंड देखिएगा, बी पिक्चर को देखिए, बी नंबर के पिक्चर को, कि इसका इलोंगेशन डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलोंगेशन है डिक्रीज इसीलिए हुआ क्योंकि इसका जो वेट लग रहा था वो कम लग रहा है पानी में, क्योंकि आधा पानी को ये डिस्प्लेस्ड कर दिया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट डिक्रीज फर्दर वंस द स्टोन बिकम फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। जब इसको फुल्ली इमर्स कर दिया गया तो बाइंड फोर्स क्या हो गया, रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया। उसके बाद ये और नहीं कर सकता था, जिसके कारण बाइंड फोर्स क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, जिसके कारण इलोंगेशन भी वहां रुक गया। तब तक इलोंगेशन होता रहा जब तक उसको पानी में डाले नहीं थे। जैसे पानी में डाले धीरे धीरे उसका इलोंगेशन कम होता गया, फिर एकदम से इसका इलोंगेशन रुक गया। रुक गया मतलब कि बाइंड फोर्स सबसे अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। तो आप लोग इससे पहले वाला जो पीपीटी है इसको आप लोग देख सकते हैं, ये वाला बहुत अच्छे से समझाया गया है जो मैंने अभी बताया एक्टिविटी, इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या है, शिप एंड सबमरीन, ये तो आप लोग जान ही रहे। सबमरीन पानी के अंदर भी जाता है, पानी के ऊपर भी रहता है। जब पानी समुंदर के सतह पे रहेगा तब इसका वेट क्या होगा, कम रहेगा, और जब सतह में इससे नीचे जाना है तो ये अपने बैलास्ट टैंक में पानी भर लेगा और वेट ज़्यादा कर लेगा, तो ये
सिंक हो जाएगा, क्योंकि इसके बैलास्ट टैंक होते हैं। जो सबमरीन होते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखते हैं, और इनके जस्ट यहाँ पर एक टैंक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलास्ट टैंक। यहाँ पर पानी भरा जाता है। जब इनको हल्का होना है तो पानी को रिलीज कर देंगे, और जब इनको भारी होना है, इनको दुश्मन के नीचे जाना है, नीचे दुश्मन है, तो ये पानी भर लेते हैं और नीचे चले जाते हैं। हाइड्रोमीटर जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को डिटरमाइन करता है, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को, ये भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके, तो हमारा टॉपिक आज इतना ही ख़त्म होता है, हमारा पार्ट 2 का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी करिए। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बोलिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।